Our second chapter, that is modern historians of ancient India. इस चैप्टर में का जो फर्स्ट पार्ट है वो कॉलोनियस्ट व्यू एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस में बताया गया कि जो एंशियंट इंडिया के जो एजुकेटेड हिस्टोरियंस थे वो कैसे जो हैंड रिटन एपिक्स और पुराना जो सेमी बायोग्राफिकल वर्क थे उस पर डिपेंड थे, लेकिन जो मॉडर्न रिसर्च वर्क स्टार्ट हुआ एंशियंट हिस्ट्री में वो सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार को एडमिनिस्टर करने के लिए जो मनुस्मृति जो लॉ बुक थी मनु की उसे ट्रांसलेट किया, जिसका नाम रखा कोड ऑफ गेंटू लॉज, और बोला कि जो पंडित्स वगैरह वो ब्रिटिश जजेस के साथ एसोसिएट होकर हिंदू सिविल लॉज को एडमिनिस्टर करेंगे और जो मौलवीज हैं वो मुस्लिम्स को। और 18th सेंचुरी में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी बनी जो कि एक सिविल सर्वेंट ने बनाई थी, विलियम जोन्स उनका नाम था। वो फर्स्ट जिन्होंने बताया कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस एक ही फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस से बिलोंग करते हैं। इन्होंने अभिजनम शकुंतलम जो एक बुक थी उसे ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में 1789 में। उसके बाद जो भगवत गीता थी उसे विल्किंस ने 1785 में ट्रांसलेट किया। उसके बाद कई एशियाटिक सोसाइटीज़ वगैरह बनी, जैसे बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी 1804 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इन लंदन 1823 में। जो विलियम जोन्स थे उन्होंने बताया कि जो यूरोपियन लैंग्वेजेस है वो काफ़ी सिमिलर थी संस्कृत और ईरानियन लैंग्वेजेस से। उसके बाद जो इम्पीरियस वर्क था वो मैक्स मुलर ने, उनका वर्क काफ़ी सिग्निफिकेंट था बिकॉज 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटेन को रियलाइज़ हुआ कि उन्हें ज़रूरत है इंडिया के सोशल सिस्टम को उनके बारे में समझने की ताकि वो अच्छे से एडमिनिस्टर कर पाएँ। और जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो भी अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए जो हिंदू रिलीजन था उसके अंदर वल्नरेबिलिटीज़ को ढूंढ रही थी। तो इसलिए उन्होंने इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो इंडिया के एंशियंट सोर्सेज थे, एंशियंट स्क्रिप्चर्स वगैरह थे, उन्हें लार्ज स्केल पर ट्रांसलेट करना स्टार्ट किया। और जो मैक्स मुलर और अदर वेस्टर्न स्कॉलर्स थे उनकी इन वॉल्यूम के ट्रांसलेशन से पता चला कि इंडियंस लैक द सोर्स ऑफ क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री एंड दे वर मोर एंगेज टूवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ल्ड। वो अगले संसार के बारे में ज़्यादा सोचते थे, प्रेजेंट वर्ल्ड के बारे में कम सोचते थे, वो स्पिरिचुअल ज़्यादा थे, उनके पास सेल्फ गवर्नमेंट का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसके बाद जो अर्थर स्मिथ थे जिन्होंने एक बुक लिखी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में, ये फर्स्ट सिस्टमेटिक हिस्ट्री थी एंशियंट इंडिया की। इस बुक वाज बेस्ड ऑन इन डेप्थ स्टडी ऑफ द अवेलेबल सोर्सेज, और ये एक सिविल सर्वेंट थे जिसे ये ज़्यादा लोयल थे सिविल सर्विसेज की तरफ, और इसलिए इन्होंने फॉरनर्स का ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाया एंशियंट हिस्ट्री की ओर। इन्होंने एक जो बुक लिखी वो थी उसके अंदर इन्होंने 1/3 पार्ट अलेक्जेंडर इन्वेशन के बारे में ही बताया था। इन्होंने बताया कि कैसे ऑटोक्रेसी इज सब्सटेंशियली द ओनली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद विच द हिस्टोरी ऑफ इंडिया इज़ कंसर्न। जो ब्रिटिश इंटरप्रिटेशंस थे उनसे वो खाली कॉलोनियल रूल को जस्टिफाई करने में लगे। उन्होंने जो इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन, इंडिया का कल्चर था उन्हें डेनिग्रेट करने की कोशिश की। उन्होंने एक कंपेरिजन किया चाइनीज़ और इंडियाज़ का, कहा कि जो इंडियंस डिड नॉट शो एनी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्रोनोलॉजी ऑल्दो, और जो उन्होंने इन सब चीज़ों से पता चला कि जो उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला वो निकाला कि जो ब्रिटिश स्कॉलर्स थे, ब्रिटेन कॉलोनियल स्टेट्स वगैरह थे, वो प्रेजेंट वर्ल्ड के बारे में ज़्यादा सोचते थे, और जो इंडियंस वगैरह थे उन्हें इस वर्ल्ड के बारे में कुछ ज़्यादा समझ नहीं थी, वो अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते थे। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो उसके बाद जो नेशनलिस्ट अप्रोच एंड इट्स कंट्रीब्यूशन, इसमें देखा कि इन सारी चीज़ों के बाद जो इंडियन स्कॉलर्स थे जो वेस्टर्न एजुकेशन रिसीव कर चुके थे उनके ऊपर एक ग्रेट इफेक्ट देखने को पड़ा। इसलिए उन्होंने एक बैंड ऑफ स्कॉलर्स बनाया ताकि वो इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म कर सके और जो इंडिया का एंशियंट ग्लोरियस पास्ट था उसे रिवाइव कर सकें। इन डूइंग सो मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस वर गाइडेड बाय द नेशनलिस्ट आइडियाज़ ऑफ हिंदू रिवाइवलिज्म। कुछ हिस्टोरियंस ने नेशनलिज्म अडॉप्ट किया, और कुछ थे जैसे राजेंद्र लाल मित्र जिन्होंने वैदिक टेक्स्ट को पब्लिश करना स्टार्ट किया, जिन्होंने बताया कि जो एंशियंट टाइम्स के लोग हैं वो बीफ वगैरह खाते थे, और बताया कि जो क्लास सिस्टम है वो डिवीजन ऑफ इंडियन जो यूरोपियन इंडस्ट्रियल सिस्टम था उसमें अंदर जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसके अंदर भी ये प्रिवेलेंट करता है। उसके बाद महाराष्ट्र में के जो स्कॉलर्स थे जैसे आर.जी. भंडारकर और एक थे वी.के. राजवाड़े जिन्होंने जो हिस्ट्री थी उसे रिवाइव करने की कोशिश की। विजय राजवाड़े गांव टू गांव ट्रैवल करते थे ताकि वो मराठी हिस्ट्री को दोबारा से मतलब रीजनरेट कर सके और उसके बारे में पता लगा सके। वहीं जो आर.जी. भंडारकर उन्होंने सतवाहनास की हिस्ट्री को ग्लोरी करने की कोशिश की। उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो हिस्टोरियन थे जैसे पांडुरंग वमन कान जो एक ग्रेट संस्कृत थे, इन्होंने अर्ली ट्रेडिशन ऑफ स्कॉलरशिप, इनका जो एक इम्पॉर्टेंट वर्क था वो था हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र जो एक 5 वॉल्यूम की बुक है जिसे हम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एंशियंट सोशल लॉज एंड कस्टम भी बोलते हैं। इंडियन स्कॉलर्स ने डेलिजेंटली स्टडी किया इंडियन पॉलिटी को। उन्होंने बुक लिखी जो अशोका और उस टाइम का जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था उसके ऊपर। इसमें जो फेमस थे वो थे देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर जो एक एपिग्राफिस्ट थे। उसके बाद जो हेमचंद्र राय चौधरानी का इंपॉर्टेंट वर्क भी देखने को मिलता है, ये काफ़ी फेमस थे। इन्होंने जो फॉरेन स्कॉलर्स थे उन्हें क्रिटिसाइज़ किया। इनके ऊपर डिपेंडेंट थे आर.के. नीलकंठा जिनके वर्क को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। इन्होंने कल्चर सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स को दर्शाया और हाईलाइटेड द हार्मनी डेट
प्रिवेल इन द अर्ली इंडियन सोसाइटी। इस तरीके से हमने अलग अलग स्कॉलर्स को देखा। उसके बाद हम देखते हैं कि 1960 तक जो पॉलिटिकल जो फीलिंग थी वो काफ़ी पॉलिटिकल फीलिंग थी हिस्ट्री के अंदर, वो काफ़ी प्रिवेलेंट हो चुकी थी, वो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी। जैसे वीएम स्मिथ ने फॉरेनर्स को ज़्यादा दिखाया था, उसी प्रकार जो इंडियन स्कॉलर्स थे वो अपने जो रिलीजियस रूलिंग डायनेस्टी थी जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, पोरस और अलेक्जेंडर के बीच का इन्वेजन, जो उनके डायलॉग्स वगैरह उन पर ज़्यादा फोकस करने लगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो। उसके बाद जो केपी जायसवाल थे उनका मेरिटोनियस वर्क देखने को मिला। उन्होंने एक हिंदू पॉलिटी नाम की बुक लिखी 1924 में, जो एक अपने आप में एक बहुत काफ़ी अच्छी बुक थी। उसके बाद इन्होंने आर्टिकल्स इन्होंने बताया कि एंशिएंट इंडिया में जो रिपब्लिक्स वगैरह एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद हमने देखा कि एक ग्रेजुअल शिफ्ट देखने के बाद पॉलिटिकल जो हिस्ट्री थी उससे नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरफ। उसके अंदर जो स्कॉलर्स थे जैसे ए.एल. भाषम और कोसाम्बी और कार्ल मार्क्स, जो कोसाम्बी थे वो कार्ल मार्क्स से काफ़ी फेमस थे। इन्होंने हालांकि इनके वर्क को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। इन्होंने बताया कि कैसे जो कल्चर, सोसाइटी और इकोनॉमिक पार्ट है वो इंटीग्रेट करता है डेवलपमेंट ऑफ द फोर्सेस एंड द रिलेशन ऑफ द प्रोडक्शन। जो इस टाइम के स्कॉलर्स थे इन्होंने कल्चर को सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को डेवलपमेंट के साथ जोड़ना स्टार्ट कर दिया था। वो केवल अब वो ये नहीं मानते थे कि सारा कल्चरल एलिमेंट्स इंडिया में बाहर से आए। उन्होंने जो उस टाइम के रिलीजियस रिचुअल आइडियाज़ उनमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने जो उस टाइम के जो उन्हें एविडेंसेस मिले, जो फिगर्स वगैरह मिली, उन्हें संभाल कर रखना स्टार्ट कर दिया, उसकी तरफ फैसिनेट होने लगे। उसके बाद ग्रेजुअली हमने देखा कि 1980 तक हमने देखा कि जो स्कॉलर्स वगैरह थे वो एक एग्रेसिव, उनकी राइटिंग्स में, उनकी बुक्स में हमें एक एग्रेसिव रूप देखने को मिला। और वहीं जो वो कम्युनलिज्म और देखने को मिला कि जो कम्युनलिज्म और नेशनलिज्म था के बीच में जो स्ट्रगल था वो अब कम्युनलिज्म और इरेशनलिज्म एक साथ और रैशनलिज्म और प्रोफेशनलिज्म एक तरफ हो गए। इनके बीच में वो स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। जो पहले मानते थे अब उससे अपोजिट मानने लगे, बोलने लगे कि जो इंडो आर्यंस वगैरह वो इंडिजीनियस थे, पहले उन्हें वो बाहर से आए मानते थे। बोलने लगे जो मुस्लिम और क्रिश्चियन थे वो आउटसाइड आए हैं। और जो एंशिएंट कंटेक्स्ट था रिलीजन का वो ना इधर हिंदू और हिंदू धर्म को बताता था संस्कृत टेक्स्ट में, लेकिन जो कम्युनल राइटर्स थे दे गो ऑन हैम्परिंग हिंदू एंड हिंदुत्व। इसमें इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हिस्टोरियंस के बीच में जो हिस्टोरियंस थे उनकी राइटिंग्स में कैसे ग्रेजुअल चेंज आता रहा, कैसे वो हिस्ट्री को चेंज करते रहे, कैसे अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से एंशिएंट हिस्ट्री को देखा गया। थैंक यू।